हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए कक्षा 10 के गणित के जो है एमसीक्यू प्रश्न शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो ओएमआर शीट में भरे जाते हैं। ये पूरा वीडियो देख लें, ठीक है ना। कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो देख लेंगे तो और बहुत सारे वीडियो मेरे बीएस एजुकेटेड चैनल में अपलोड हैं, मैथमेटिक्स क्लास 10th के, ठीक है ना। तो वो सारे वीडियो 1-2 दिन में जो भी देख लेंगे, ठीक है ना। जब देख लेंगे तो आपके कम से कम 50 से 60 नंबर, जो साल भर भी गणित नहीं पढ़े हैं उनके भी 50 नंबर आ जाएंगे, और जो कोई पढ़े तो उनके 70 में 70 ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये कक्षा 10 का जो है सेट 7 है 2024 822 HZ का, ठीक है ना। तो अब ये तुम्हें पता ही है कि 3.25 घंटे का समय रहता है, पूर्णांक 70 अंक। और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये 20 होते हैं, 20 नंबर के ओएमआर शीट में भरने पड़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसका जो अंडर रूट में लिखी हो लेकिन वह उसका वर्गमूल पूरा निकल आए। तो अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का भी नहीं निकलेगा, 7 का भी नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा वर्गमूल। ये अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है? अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये सी विकल्प इसका सही है, परिमेय संख्या है अंडर रूट 9। दूसरा सवाल, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कॉमा ए डज नॉट इक्वल 0, मतलब ए का मान 0 नहीं, के ग्राफ का आकार होगा। देखिए पहले समझ लीजिए, यदि कोई समीकरण ऐसा दिया हुआ है कि x में द्विघात है और y में एक घात है, या y में द्विघात है x में एक घात है, तो निश्चित रूप से वह ग्राफ परवलय का होता है। किसका होता है? परवलय का। तो इसका ए विकल्प सही होगा। परवलय किस तरह बनता है? जैसा मान लीजिए सपोज दैट ये x अच्छा है, ये y अच्छा है, x y, तो परवलय या तो इस तरह बनेगा, या तो इधर y अक्ष की तरफ मुंह खुलेगा, या ऋण x अक्ष की तरफ मुंह खुलेगा, या तो ऋण y अक्ष की तरफ मुंह खुलेगा। तो ये 4 प्रकार के परवलय होते हैं, ठीक है ना। मतलब परवलय का आकार इस तरह होता है, परवलय आकार, तो इस तरह। तो अगर चूंकि यहाँ पर समीकरण हम क्या देख रहे हैं कि x में द्विघात है, मतलब x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, और y में एक घात है, इसलिए ये परवलय है। अगर y में 2 घात होता, x में एक घात होता, तो भी परवलय होता है। लेकिन अगर x में भी 2 घात है और y में दो घात है, ठीक है ना, तो फिर वह वृत्त होता है। अगर x y दोनों में 2 घात नहीं, एक एक घात है, रेखित, तो फिर वह रेखीय समीकरण होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए बात को अच्छे से। समीकरण निकाय x बटे a बराबर y बटे b, पहला समीकरण ये है। दूसरा ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला समीकरण हमारा x अपान, यह तीसरा प्रश्न है, x अपान a बराबर y अपान b। अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा कितना है? दूसरा समीकरण हमारा ax, हाँ सर, ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण होगा। ये पहला समीकरण। तो कहता है y का मान कितना होगा, तो हम क्या करें, x का मान, यहाँ से x का मान निकाल लें y के पद में। तो a का तिर्यक गुणा कर दीजिए, इधर बराबर लगा हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा a y बटे b। x बराबर a y बटे b समीकरण इसमें रख देते हैं। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऐसा भाषा लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान रखिए x की जगह, तो a तो लिखा ही है, इंटू x की जगह रख देंगे ए वाई अपान बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है a का a में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर वाई, ये बटे में है b, तो b का यहाँ गुणा हो जाएगा सीधे, और लघुत्तम कितना हो जाएगा? b। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बटे लघुत्तम b बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब इन दोनों में कॉमन y कॉमन है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y कॉमन ले लिया, b का तिर्यक गुणा कर दीजिए इधर, तो ये b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y के गुणे में है, तो इधर कहाँ जाएगा? बटे में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। तो इस प्रकार से y का मान कितना हो गया? y का मान हो गया हमारा b, विकल्प इसका सही हो गया। यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें कह रहा है, ठीक है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो चूंकि वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए विविक्तकर का मान 0 से छोटा होगा।
समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। अब कोई वास्तविक मूल नहीं तो इसकी हम तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो चूंकि समीकरण के पूरा भाषा लिखिए वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए अब चूंकि यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है तो हम ये कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी बराबर 0 से तुलना कर सकते हैं। तो इसका विविक्त कर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर वो कह रहा कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए इस विविक्त कर का मान 0 से छोटा होगा, अर्थात 0 से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर ABC का मान रख देते तो b बराबर -4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है a ही है, इज लेस देन 0। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है 4 चौको 16 माइनस 4a इज लेस देन 0। 16 को उठा के इधर ले जाते हैं दाहिने तरफ तो -4a इज लेस देन, तो 16 जाएगा तो ऋण का 16 हो जाएगा। अब इसका चिन्ह बदलेगा, दोनों हम दोनों में माइनस से गुणा करना पड़ेगा तभी ये माइनस माइनस कटेगा। तो अब चूंकि चिन्ह बदलना है इसलिए ये लेस देन का चिन्ह ग्रेटर देन में बदल जाएगा। अब माइनस से माइनस हट गया या माइनस से माइनस गुणा कर दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा जब भी इनइक्वलिटी का चिन्ह आता है, इनइक्वलिटी का मतलब लेस देन या ग्रेटर देन, और दोनों तरफ माइनस लगा है तो इसका मुंह बदल जाएगा निश्चित रूप से, हर सवाल में ऐसा ही होता है। तो 4a इज ग्रेटर देन 16, 4 गुणे में 1 बटे में जाएगा तो 4 चौको 16, तो a इज ग्रेटर देन 4। कहने का मतलब अगर इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है तो a का मान सदैव 4 से बड़ा ही होगा, 4 से छोटा नहीं होगा। तो इसका जो है चौथे प्रश्न का जो है बी विकल्प सही है। √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद होगा। तो देखिए यहाँ हमारा पहला पद 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद का मतलब n वां पद वाला सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मतलब 10वां पद, तो a पहला पद कितना है √2 प्लस n का मतलब 10 ऋण 1 गुणे d का मान 2 में से 1 √2 घटाएंगे तो √2 आएगा, या इसमें से इसको घटाइए तब भी √2 आएगा, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 √2 मतलब 1 √2 का मतलब √2, तो √2, तो √2 10 में से 1 गया 9 √2। अब इसको हम जोड़ देते हैं इसे, तो यहाँ इसका गुणांक 1 है, यहाँ 9, तो 9 1 10 √2। अब चूंकि 10 √ दिया नहीं है विकल्प में कहीं, समझ रहे हो ना, तो 10 को √ के अंदर ले जाइए, मतलब यहाँ तो 10 जब अंदर जाएगा तो जोड़ा बन के जाएगा, तो 10 दहम 100, तो 2 गुणे 100 और 100 दूनी 200, तो इसका हो गया कितना 200 आंसर हो गया। मतलब इसका हमारा इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, समांतर माध्य निकालना है। तो कल ही एक वीडियो में बनाया हूं बहुविकल्पी प्रश्नों का, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं देखिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल का मतलब निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के 2 का भाग देंगे, ऐसे सम में करेंगे तो हमारा पद x का मान आ जाएगा। ये आवृत्ति मतलब f बारंबारता है दिया हुआ है, ठीक है ना, बारंबारता दिया हुआ है। तो जब x आ जाए तो x का प्रत्येक f से गुणा कर देंगे तो fx आ जाएगा, fx को जोड़ देंगे तो सिग्मा fx आ जाएगा, इन सभी को जोड़ देंगे तो सिग्मा f आ जाएगा। तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो इसको लगा लीजिए, कल ही मैंने बताया है ये प्रश्न, ठीक है ना, इसकी पिछली वीडियो में, तो वो वाला वीडियो ही देख ले तो उसी विधि से ये लग जाएगा। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, एक त्रिभुज हमारा कितना है ABC, दोनों को हम ऐसे थोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर AB किसके अनुपात में है DE के, जिसे मैं यहाँ लिख दूं ABC ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पर DEF, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर AB ये अनुपात बटे DE है, इधर ये है तो हम यहाँ DE लिख देते हैं, DE ऐसे लिख देते हैं। फिर BC, तो ये BC है हमारी, BC ऐसे, तो BC में कौन है FD बटे में है,
एफ डी या डी एफ, तो यहाँ एफ लिख देते हैं ये इसकी। अब देखिए ये भुजा इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तो इस भुजा के बीच कौन सा कोण आ रहा है, बी। इस भुजा के बीच कौन सा कोण आ रहा है, डी। तो कोण बी बराबर कोण डी, जहां भी लिखा हो वही विकल्प सही है, अर्थात डी विकल्प इसका सही है। अगला 8वां प्रश्न है, शीर्ष 0 4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए एक त्रिभुज है ऐसे, जैसे ए बी सी, ऐसे इस टाइप से त्रिभुज है, ठीक है। ए का निर्देशांक है 0 4, बी का है 0 0, मतलब मूल बिंदु जैसे, ऐसे समझ लीजिए इस मूल बिंदु, और सी का है 3 0। तो देखिए इसका परिमाप पूछ रहा है, तो हम भुजा ए बी बी सी और सी ए तीनों की लंबाइयाँ निकाल लें, तीनों भुजाओं की, और तीनों को जोड़ दें, योग कर दें, तो इसका परिमाप आ जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इन दो बिंदुओं में यही सूत्र लगा दें, फिर बी और सी दो बिंदुओं में यही सूत्र लगा दें, सी और ए में यही सूत्र लगा दें। तो जब इसमें सूत्र लगाएंगे तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 में 4 घटाएंगे या 4 में 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। तेरे बीसी भुजा की लंबाई 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9, और 0 में 0 घटाएंगे 0, और 9 में से 0 जोड़ेंगे तो कितना 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, तो बीसी भुजा की लंबाई 3 आ जाएगी। इसी तरह सी भुजा की लंबाई, तो इसका 3 में 0 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9, 4 में 0 घटाएंगे 4, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। तो इस तरह से तीनों भुजाओं की लंबाई आ गई 4 3 5, 5 4 3, तो 5 4 9, 9 3 12, ये 12 मात्रक इसकी जो है त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। इस तरह से इसका प्रश्न 8वें का जो है सी विकल्प सही है, इसका सी विकल्प सही है। अगला 9वां, यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात करिए। 4, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा, tan a बराबर 4/3, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज ऐसे जिसे बनाए, जैसे समझ यहाँ कोण a है, तो यहाँ पर a b c त्रिभुज मान लेते हैं, तो लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो 4, आधार ये हो गया, 90 के सामने वाली भुजा AC कर्ण हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, तो 4 चौक 16, 3 त्रिकाई 9, 16 9 कितना 25, तो हमारा कर्ण का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से। और कर्ण कितना है AC, तो AC में वर्ग लगाएंगे, इधर अंडर रूट लगाएंगे, तो 25 का वर्गमूल कितना 5 आ जाएगा, मतलब AC भुजा कर्ण की लंबाई कितनी आ गई 5 आ गई। अब इस तरह से हमें sec a का मान पूछ रहा है, sec a बराबर तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 3 है, तो इस तरह से 5/3 ये sec a का मान हो गया, ये इसका आंसर हो गया 9वें प्रश्न का, ठीक है। तो 5/3 ये डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला, यदि tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए वर्ग नहीं है, यहाँ दोनों में वर्ग लगा है, इसका मतलब है कि इस पूरे समीकरण का हम वर्ग कर दें तो इसका मान आ जाएगा। तो देखिए 5 × 25 a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो 2 उधर घर जाएगा, 25 में से 2 घर जाएगा, कितना बचेगा 23। तो 10वें का सी विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है, tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5 वर्ग करने पर यह भाषा लिखेंगे, तो tan अल्फा प्लस काट अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना 5, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू काट अल्फा बराबर 5 × 25 हो जाएगा। अब हम काट अल्फा को 1/tan लिख सकते हैं, तो tan से tan कट जाएगा इस तरह, और यहाँ प्लस का 2 बच जाएगा, तो 2 प्लस को उठा के इधर दाहिने साइड ले जाएंगे, आइए इधर बाएं साइड बचा रहेगा, तो इस तरह हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा बराबर 2 इधर घट जाएगा 25 में, तो कितना बचेगा 23। तो इस प्रकार से इसका मान कितना हो गया 23, आंसर हो गया 10वें प्रश्न का। तो ये सी विकल्प इसका सही है। इसका 11वां प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा और थीटा का मान से बड़ा या 0 के बराबर 90 से छोटा या 90 के बराबर कह रहा है, ठीक है ना, जैसे तो थीटा का मान होगा साइन थीटा बराबर कितना लिखा है कॉसेक थीटा,
कासिक थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कासिक थीटा को 1/sin थीटा लिखते हैं। और साइन का साइन में 13 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 1 में अंडर रूट लग जाएगा और वर्गमूल सदैव प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस माइनस 1। हम जानते हैं कि साइन थीटा का, तो इस प्रकार से साइन थीटा का मान +1 और -1 आ गया। हम जानते हैं कि साइन थीटा का निम्नतम मान 1 होता है और अधिकतम मान कितना होता है +1। ये हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए इस बात को। साइन का न्यूनतम मान ऋण 1 होता है, अधिकतम मान +1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो प्रश्न में प्रतिबंध भी दे दिया है कि थीटा का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, परंतु 90 से छोटा या 90 के बराबर है, ठीक है ना। तो हम इसका मतलब माइनस वाला मान नहीं लेंगे, तो साइन थीटा बराबर 1 ले लेंगे, क्योंकि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है। ये साइन कितने अंश का मान है 90 का मान, त्रिकोणमिति की सारणी में, तो यहाँ लिख देंगे साइन 90, साइन थीटा, साइन से साइन हटा दीजिए तो थीटा बराबर कितना 90, और 90 को हम लिख सकते हैं π/2। तो इस तरह से इसका जो है सी विकल्प सही है 11वें का। 12वां, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कास टू दी पावर 4 थीटा का मान होगा। इस प्रश्न को मैं पिछले अपने जो है वीडियो में हल कर चुका हूँ, ये 12वें प्रश्न को, लेकिन फिर भी यहाँ बताए दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया है 12वें प्रश्न में साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर कितना है 0, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और कास थीटा को साइन के बटे में ले आएंगे तो साइन थीटा अपॉन कास थीटा। जब बटे में कास थीटा को लाएंगे तो इधर 1 बच जाएगा, साइन बटे कास क्या होता है हमारा tan होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला tan थीटा, और ये tan के कितने अंश का मान है 45 अंश का मान, 45 का मतलब π/4 भी लिख सकते हैं। tan से tan हटा देंगे तो थीटा बराबर कितना 45 अंश। अब मान हमारा पूछ रहा है साइन के घाते 4 थीटा प्लस कास के घाते 4 थीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो साइन यहाँ लिख देंगे साइन 45 के घाते 4, थीटा का मान रख दिए 45, यहाँ भी 45, प्लस कास 45 के घाते 4। साइन 45 का मान 1/√2 के घाते 4 प्लस कास 45 का मान भी 1/√2 के घाते कितना 4। 1 का 4 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, √4 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, इस तरह, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देख लीजिए, √2 का कितनी बार गुणा करना है 4 बार, तो √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2, तो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना 2, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना 2, और फिर 2 दूनी 4, इस तरह है। समझ में आई बात ना, ये इस तरह। इसी तरह इसका भी 1/4 ही हो जाएगा, लघुत्तम बराबर है तो इसका इसमें भाग देंगे 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1 1 2, तो 2/4, 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1/2, यह आंसर हो गया। तो ये 12वें प्रश्न का जो है बी विकल्प सही है, इस तरह से ये, ठीक है। अगला 13वां प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कि एक वृत्त है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा है इस तरह से, ये बिंदु Q है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब वृत्त का केंद्र है O, वृत्त के केंद्र से Q की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा लंब होती है, अर्थात ये रेखा क्या है त्रिज्या, अर्थात कह देंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब यहाँ कितने कोण बनेगा 90 अंश का, तो यहाँ 90 बन रहा तो OQ क्या हो जाएगी कर्ण, समकोण त्रिभुज बन गया ना, वो दे देते हैं मान लीजिए नाम, तो यहाँ पर OPQ एक समकोण त्रिभुज बन गया, चाहे OPQ कहिए चाहे QPO कहिए, तो ये कर्ण हो गया। अब इन दोनों में से एक भुजा आधार हो जाएगी, एक लंब हो जाएगी, तो मान लीजिए लंब हो गई, ये क्या हो गई आधार हो गई। तो किसका मान पूछ रहा है लंब का, तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, अर्थात OQ स्क्वायर बराबर कितना OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ का मान कितना है 25, अब 25 यहाँ लिख के वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग कितना 625 बराबर OP स्क्वायर, OP क्या है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब PQ का मान कितना है 24, 24 का वर्ग लिखेंगे यहाँ 24 गुणे 24 तो कितना हो जाएगा 576, 576 इधर बाएं साइड लाएंगे तो 625 में 576 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा।
और ये OP स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। OP स्क्वायर बराबर OP से वर्ग घटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो OP बराबर 49 का वर्गमूल कितना 7। इस प्रकार से OP अर्थात वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो है ए विकल्प सही है। अगला 14वां प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो POA होगा। देखिए एक वृत्त है, इस तरह से कह रहा है सवाल में, एक बिंदु P वृत्त के बाहर है यहाँ पर। अब P से एक भुजा स्पर्श रेखा है PA और इसी वृत्त पर दूसरी स्पर्श रेखा है PB। वृत्त का केंद्र कितना है O है, तो हम त्रिज्या को स्पर्श रेखा से मिला देते हैं, तो OB और OA त्रिज्या हो गई। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, ये प्रमेय होती है, अभी बताया 13 नंबर पर प्रश्न की लंब होती है। यहाँ पर कह रहा है कोण 80 अंश का बढ़ रहा है, तो किसका मान पूछ रहा है POA। POA कहने का मतलब आधे, इसके आधे कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए AOBP ये एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों को एक फल कितना होता है 360 अंश। तो हमें तीन कोण तो पता है 90 90 80, तो तीनों को जोड़ करके 360 में घटा दे तो ये पूरा कोण आ जाएगा। तो ये 90 90 180, 180 में 80 जोड़ेंगे कितना 260, तो 200 360 में 260 घटाएंगे कितना 100 अंश। मतलब पूरा कोण ये अंदर वाला, ये बाहर वाला नहीं, ठीक है ना, ये अंदर वाला 100 अंश आ गया। अब ये पूछ रहा है POA, मतलब इसका आधा पूछ रहा है। ये यहाँ से रेखा खींचेंगे तो अर्धा हो जाएगा कोण O का, तो पूरा 100 है तो आधा ये कितना हो जाएगा 50 अंश। तो इस तरह से बी विकल्प इसका सही है। R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, तो R त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये हमारा होता है सूत्र, ठीक है ना। लेकिन थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है ही नहीं किसी, यहाँ पर थीटा बटे 720 है ना, 360 का दुगना होता है 720, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो अंश में भी 2 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से भ्रम करने के लिए ये बी विकल्प इसका सही होगा, ठीक है ना। 2 का गुणा आंसर में कर दिया तो ये होगा। अगला 16 नंबर का प्रश्न है, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए। यह जो है तो पाइप है, तो पाइप किस तरह होगा बेलनाकार हो जाएगा, ठीक है ना, पाइप बेलनाकार हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, तो व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, और लंबाई दिया है तो लंबाई ही ऊंचाई हो जाएगी, कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। तो पाइप बेलनाकार है तो बेलन का आयतन V बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर H, ये होता है बेलन का आयतन का सूत्र, ठीक है ना। तो आयतन ही पूछ रहा है, तो पाई आर का मान 2, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, गुणे H का मान 20 है, तो यहाँ 20 रख 20 में 4 का गुणा करेंगे कितना 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाइप का आयतन, ये डी विकल्प इसका सही है, ठीक है ना। अगला 17वां प्रश्न, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का बोल रहा है ना, तो अर्धगोले की 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ये सूत्र इसका ही, सूत्र ही बताना। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, मतलब माध्यिका, ये माध्यक वर्ग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं देखिए, ये अभी पिछले ही वीडियो में मैं कल ही बता चुका हूँ। 0 से 10, 40 से 50 तक दिया हुआ है। 0 से 10 इसे लिख देते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इतना दिया हुआ है। और बारंबारता कितनी दी हुई है, ये वर्ग अंतराल हो गया। ये प्रश्न नंबर हमारा 18 है। बारंबारता 2, 8, 12, 18, 10, 12, 18 और 10 ये दिया है। इसी संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो CF बराबर 2, 8, 2, 10, 12, 10, 22, 22 में से 18 जोड़ेंगे कितना 40, 40, 10, 50 ये हो गया। अब हम निकाल लेंगे सिग्मा F। क्या निकाल लेंगे सिग्मा F, और सिग्मा F ही N होता है, चाहे सिग्मा F कहिए चाहे N कहिए। तो ये पूरी बारंबारता जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, क्योंकि अंतिम संचयी बारंबारता ही बारंबारताओं का योग होता है। अब हम निकाल लेंगे n/2, तो 50 बटे 2 काटेंगे तो आएगा 25। अब ये n/2 का मान 25 है, 25 को संचयी बारंबारता में देखना है, जहां पर ये 25 हो वही माध्यक वर्ग है। तो 22 में तो होगा नहीं 25, अर्थात यहाँ पर होगा।
तो इस प्रकार से इसका माध्यक वर्ग ये हो गया ये। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया 30 40। तो ये आंसर हो गया। ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी विकल्प सही है इसका। 19वां, एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 45 है, तो इसका बहुलक होगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये सूत्र होता है। तो 3 गुणे माध्यक का मान कितना दिया हुआ है 35, ठीक है ना, माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया हुआ 30। तो 35 3 का 105 और 30 दूनी 60, 105 में 60 घटाएंगे 45। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का कौन सा प्रश्न था ये 19वां प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा 45। तो इसका बी विकल्प 19वें का सही है। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है, जब निश्चित रूप से घटना घटे ना तो उसकी प्रायिकता एक ही होती है। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। समझ में?